नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये बर्फ का गोला नहीं है जो लुढ़कता चला आ रहा है, हमारी जिंदगी से निकले जहर का झाग है। आपके स्क्रीन पर जो बर्फ की सफेद चादर सी नजर आ रही है, वो यहां से 11,500 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका की नहीं है, दिल्ली ही है। हमारे दफ्तर से 8-9 किलोमीटर दूर कालिंदी कुंज बराज के नीचे की यमुना है। झाग ऐसे सरक रहे हैं जैसे बर्फ की चादरें टकराने वाली हों। नदियों की सफाई के नारे, अभियान और अदालती आदेश सुनते सुनते इस दिल्ली में मेरे ही 25 साल गुजर गए, मगर कुछ नहीं हुआ। अब लगता है कभी कुछ नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर अभिनव साहा की इस तस्वीर को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कालिया नाग सफेद झाग बनकर इस औरत को अपने लपेटे में लेने वाला है। सूरज की आराधना में डूबी इस महिला ने भी तो देखा ही होगा कि यमुना अब नदी नहीं है, जहर है। आज की पीढ़ी झाग को ही लहर समझ लेगी तो हैरानी नहीं। जो यहां से लौटकर घरों को गए होंगे, उन्हें यही लगा होगा कि नदी ऐसी ही होती है। हमने बहुत मेहनत से अपनी नदियों को मारा है। इस सफेद झाग के बीच में खड़े रहना अपने फेफड़ों को जहरीले रसायन से मारने की जिद जैसा लगा। 10-5 मिनट की हवा भी बर्दाश्त नहीं हो पाई। तभी इस जहर में एक बच्चा तैरता हुआ दिखा। उसका पानी से खेलना बता रहा है कि अब भी हमारे कुछ रिश्ते नदियों से हैं। इस जहरीले झाग में इस नाव का एकांत बता रहा है कि अब भी किसी को उम्मीद है कि यहां कोई मछली बची होगी। नदियों के साफ करने का नारा सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। नदियों को जिंदा करने से इसका कोई वास्ता नहीं। अभियानों और अदालतों के आदेश से अभी तक भारत में एक भी नदी नहीं बची है। एकाध नदियों को लोगों ने बचाए हैं, मगर उनमें सरकारी विभागों का कोई रोल नहीं। यमुना के नहीं बचे होने के तमाम प्रमाणों का दावा है ये झाग। कभी किसी ने जिद की थी कि यमुना के किनारे से भारतीय संस्कृति का दुनिया में प्रचार करेगी। पता नहीं कितना प्रचार हुआ, लेकिन अब भी हम इस झाग से दुनिया को ठग सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। बता सकते हैं कि हमारे यहां दिल्ली के किनारे अंटार्कटिका है। बता सकते हैं कि पानी की यह धारा नियाग्रा जलप्रपात का लघु रूप है। इसी यमुना के ऊपर से मेट्रो गुजरती है। जागरूक शहरी रोज देखते होंगे। दशकों से इसके पुल से लाखों लोग नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा आते हैं। वो भी कभी कभी देख ही लेते होंगे, मगर अभिनव साहा की तस्वीर ने हम ना देखने वालों को डरा दिया है। हम डरने के आदी हो चुके हैं। डरना अब हमारे लिए व्हाट्सएप मटेरियल से ज्यादा कुछ नहीं। एक ऐसी उत्तेजना है जिसे हम तुरंत किसी और के इनबॉक्स में ठेल देते हैं। यमुना के मुंह से झाग निकल रहा है। हमारे भीतर जो भारतीय संस्कृति बची है, वो अब सरकारी संस्कृति है। जो सामाजिक है, उसकी जड़ें सूख गई, झाग में बदल गई। दिल्ली की एक बात तो काबिले तारीफ है। यहां की अदालतों ने पहले पर्यावरण को लेकर खूब फैसले दिए। उन फैसलों से दिल्ली की हवा और यमुना का कुछ नहीं हुआ, तो पर्यावरण की निगरानी के लिए एक नई अदालत बनी। इसे इंग्लिश में एनजीटी कहते हैं। हवा में PM 2.5 आया है तो अदालतों में सबकी हाजिरी हुई है। आप इन मामलों की रिपोर्टिंग ध्यान से पढ़िए। यही लगेगा कि किसी विभाग को कुछ नहीं पता कि क्या करना है। सबको यही पता है कि जो भी हो जाए कुछ नहीं करना है। अदालत कहती है कि लोग मरने लगेंगे तब आप जागेंगे। यह झाग इस बात का प्रमाण है कि लोग मर चुके हैं, वरना उन्हें पता चल जाता कि उनकी यमुना मर गई है। यमुना का यह झाग एक दिन हम सब के मुंह से निकलेगा। नदियों का अभिशाप अदालतों के फैसले से कहीं ज्यादा मारक होता है। आज हम बात करेंगे सोपान जोशी के साथ, जो पर्यावरण पर लिखते पढ़ते रहे हैं और जिन्होंने हिंदी में जल थल मल, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान से आई है, एक पठनीय, एक अच्छी किताब लिखी है। जानकारी से भरपूर है वो किताब, मुझे काफ़ी पसंद है।
ये किताब आप गांधी शांति प्रतिष्ठान के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो हम उनके साथ बात करेंगे कि ये जो झाग है ये क्या है, इसे लेकर उपलब्ध जानकारियां क्या हैं, क्या इसी तरह से हम रोज़ इसे देखते हुए गुजर सकते हैं, ये इतनी सामान्य बात है कि यहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मेट्रो रेल गुजरती है, तब भी कुछ नहीं होता। यहीं पर नाव से लोग चल रहे हैं, यहाँ पर लाखों लोग अपनी सामाजिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए आते हैं और घाट को गंदा छोड़कर चले जाते हैं। तो जो लोग छठ के लिए यहाँ आए हैं उन्होंने घाट को खासा गंदा किया है। उससे पहले कितनी सफाई होती है, लेकिन उससे बाद सफाई नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एकदम शानदार बधाई देने का भी मन कर रहा है, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि वो गुरु पर्व के दिन आतिशबाजी नहीं करेंगे। कितना ही अच्छा फैसला है और कितना अच्छा मैसेज है। तो उन्हें बधाई जिन्होंने भी ये फैसला लिया है। कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन आतिशबाजी की बजाय हम विचारों और जो बातें, अच्छी बातें कही गई हैं, उनको जानकर अपनी ज़िंदगी में आतिशबाजी लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम सोपान से बात करेंगे। सोपान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम तो इसे सामान्य नज़र से देख रहे हैं, हमें लगता है ये झाग है, लेकिन हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कि वो जानें कि ये झाग के अलावा क्या है जो हम यहाँ देख रहे हैं। सांस लेने में यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी। जी नमस्कार। झाग लगभग देखिए, सबसे पहले देखें तो हमारे शरीर में, हमारी लार में झाग होता है, और दूसरा हम साबुन में झाग देखते हैं। ये कुछ हद तक दिल्ली को साफ करने का नतीजा है। दिल्ली के लोग जो अपना शरीर साफ करते हैं उसकी कीमत यमुना ढोती है। तो कोई भी साफ करने वाले पदार्थ में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो पानी की जो सतह पर तनाव होता है उसको तोड़ सकें। आपने देखा होगा कभी कभी कीड़े दिखते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं लेकिन डूबते नहीं हैं। वो इसलिए कि वो पानी का तनाव, पानी के सतह पे जो तनाव होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पानी में ऐसी चीजें डाल देते हैं जो उस तनाव को घटा देती हैं, तो फिर हवा पानी में मिल जाती है, और हवा के पानी में मिल जाने से झाग बनता है। हमारे मुंह में भी है, हमारे बाथरूम में भी है, और अब तो हमारी नदी में भी है। अगर आप मुरसलिन के कैमरे से देख रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि ग्लेशियर के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और नज़दीक आ रहे हैं, टकरा रहे हैं और ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। एक विचित्र दृश्य है, मतलब देखने से लग रहा है, मतलब इसमें तो लाखों लोग रोज का ये दृश्य है, पर भला हो उस अखबार के फोटोग्राफर का जिसने ये तस्वीर ली और एक तरह से ध्यान खींचा, तब जब हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। पर हम सोचते हैं कि हमारी नदियों को कुछ नहीं होगा। हमारी नदियां अभी भी सुरक्षित हैं, वो जहां बहती हैं नेताओं के भाषण में काफ़ी वो साफ़ सुथरी हैं, लेकिन इसको कैसे बताएं ये यमुना का क्या हिस्सा है? क्या कोई यहाँ पर रोकने गिराने की वजह से ये झाग है या नाले का प्रवाह है इसमें? देखिए, यहाँ पे जहाँ सामने अभी आपके मित्र ने यहाँ पर दिखाया था, हाँ। पानी जब गिर रहा है नीचे, वहाँ पर हवा और मिल रही है पानी में, तो उससे ये झाग बन रहा है। लेकिन अगर पानी में ऐसे पदार्थ, अगर पानी इतना दूषित ना होता तो वो झाग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। हाँ। अब इस झाग का एक और बहुत बड़ा नतीजा ये होगा कि आप देखिए, पानी में ऑक्सीजन का घुलना बहुत जरूरी है, उसी से पानी साफ होना शुरू होता है। ये झाग पानी को ढक देता है और अभी कोई ऑक्सीजन पानी में जा नहीं सकता। तो इसका नुकसान क्या है पानी को? अगर पानी के अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो सारे इसके जो जीव जंतु हैं वो समाप्त। प्रदूषण के विज्ञान में दो संज्ञाएं बहुत इस्तेमाल होती हैं, बीओडी और सीओडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो जीव जंतु हैं पानी में, उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए ही। पानी का रासायनिक स्वभाव ऐसा है कि उसको स्थिर होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हर चीज की दो ही रासायनिक अवस्थाएं हैं, या तो वो चंचल होती है या वो स्थिर होती है। चंचल चीज प्रतिक्रिया करना चाहती है, और प्रतिक्रिया करने के लिए सबसे मुफीद, सबसे तेज चीज ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत प्रतिक्रियाशील पदार्थ है।
तो ऑक्सीजन जब किसी प्रदूषित पानी में डाली जाती है तो उसमें जिस कारण से प्रदूषण हुआ है उसकी जो अस्थिरता है वो बैठ जाती है, पानी स्थिर हो जाता है। अब जब आपके पानी में ऑक्सीजन जा ही नहीं सकता तो जीव जंतु तो छोड़िए, उसमें जो उसकी जो रासायनिक क्षमता है ऑक्सीजन से धीरे धीरे अपने आप को स्थिर करने की, वो भी मिट जाती है। पर ये बताइए कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर हम देखें जो हमारे सामने तो आंखों के सामने एक सफेद सा एक झाग सा तैर रहा है, इसमें क्या हो सकता है? किन चीजों से? इसमें क्या नहीं है ये पूछिए आप। हाँ, क्या क्या नहीं है वो बता दीजिए। इसमें आप चलिए तो बच्चे की पैदाइशी से शुरू करते हैं हम। इसमें बच्चों के पोतड़े और डायपर्स होंगे। इसमें दादा दादी के डेंचर से निकला सोल्यूशन होगा। इसमें ढेर हमारे पेशाब के रास्ते आए हुए अनेक तरह के एंटीबायोटिक होंगे। कई तरह की दवाएं होंगी जो इसमें आई हैं। हमारे मल के रास्ते पहुंचे हुए असंख्य बैक्टीरिया भी इसमें होंगे। और ये सब मिलके एक ऐसा रूप धर लेंगे जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये तो पक्का है, बहुत नुकसान करने का है। और इसका नतीजा यमुना के नीचे बसे हुए शहर, जो यहाँ से आगरा या मथुरा के जो लोग हैं, हाँ, मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो आगरा में पानी का काम कर रहे हैं। उनमें एक फरहाद कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हर बार आगरा से आते हैं और उसके बाद चिंता जताते हैं कि वहाँ का भूजल काला हो चुका है। नदी के केवल आसपास नहीं, वो काफी दूर तक जा चुका है। और ये दिल्ली की आगरा को भेंट है। जैसे दिल्ली से एयरपोर्ट से उतर के टूरिस्ट ताजमहल देखने जाते हैं, उसी तरह दिल्ली के नागरिक ढेर सारा अपना मलमूत्र आगरा की ओर भेजते हैं और वो आगरा के जलाशयों में घुसता है, आगरा के भूजल में घुसता है। काला भूजल आगरा से निकलता है। मैंने बहुत पहले यमुना नदी पर एक रिपोर्ट की थी। जब मैं किनारे गया था तो पानी जो है उसका इतना सड़ गया है वहाँ का कि बदबू से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो ब्रजभूमि शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये कृष्ण की लीला का इलाका है। और पुरानी कथा हमें बताती है कि ऐसा भयानक प्रदूषण बहुत पहले कालिया नाग ने भी किया था और उसका दमन फिर कृष्ण ने किया। आज हम सब कालिया नाग बने हुए हैं और हम जो आप ब्रजभूमि में यमुना में नहा नहीं सकते, क्योंकि और दिल्ली के यहाँ से आप 22 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपको पानी हरा मिलेगा। ये 22 किलोमीटर में, और ये 22 किलोमीटर आप ध्यान रखिए, ये इस देश का सबसे महंगा नदी का हिस्सा है। महंगा क्यों कहा आपने? क्योंकि इतना धन, इतने साधन किसी और नदी के किसी और हिस्से पर आज तक खर्च नहीं हुए। कई तरह से आप इसका ये इससे तय होगा कि आप क्या हिसाब लेंगे। कोई 1400 करोड़ रुपया तो इस पे खर्च हो चुका है। इससे महंगा नदी का कोई हिस्सा हमारे देश में तो नहीं है। और हमारी नदियों को ठीक करने की क्षमता, हम वैसे नदियों को क्या ठीक करेंगे, लेकिन जो हम नदियों का प्रदूषण करते हैं उसको मिटाने की क्षमता यहाँ पता लग जाती है। क्योंकि इससे ज्यादा साधन, इससे ज्यादा विशेषज्ञ, इससे ज्यादा मैला पानी साफ करने के कारखाने किसी और शहर में, किसी और नदी के लिए नहीं। पर सोपान, हम अक्सर पढ़ते हैं अखबारों में और बहुत उम्मीद से लिखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में इतना नहीं है, अगर वो प्लांट की संख्या इतनी बढ़ा दी जाए या कोई नेता आके भाषण दे देगा कि हम और 4 प्लांट लगाएंगे, तो सुबह सुबह अखबार में पढ़ के हम बड़े आश्वस्त होते हैं कि बड़ा ही कोई अचूक कदम उठा लिया गया है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये पानी उन्हीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से भी गुजर कर आया होगा। देखिए, तब फिर इसकी हालत क्यों है? बहुत सा पानी तो सीधा आता है जो हमारे पास, मतलब जितना मैला पानी हम पैदा करते हैं उसे साफ करने जितने कारखाने हमारे पास है नहीं है। जी, लेकिन जो कारखाने हैं वो अगर ठीक से काम करें तो दशा इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन
ये तो सरकारी रिपोर्टों में भी लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है कि हमारे मैला पानी साफ करने के कारखाने ठीक से काम नहीं कर पाते, काम नहीं करते या उनमें क्षमता नहीं होती है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका दुनिया में क्या रिकॉर्ड है, किस तरह से? कई जगहों पे सुनते हैं कि नाले का पानी इतना साफ कर देते हैं कि लोग वापस उसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पीते भी हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। धनवान देशों में बहुत से साधन मैला पानी साफ करने में डाले जाते हैं और उनके बहुत सारे नतीजे अच्छे भी हैं, लेकिन ये जो हमने जो सीवेज की व्यवस्था बना ली है, इसका अकाट्य समाधान किसी के पास नहीं है दुनिया में। वॉशिंगटन डीसी में भी वॉशिंगटन डीसी शहर का मैला पानी उसी के पास की खाड़ी में जाता है और लगातार वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की जो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है उसके नोटिस जाते रहते हैं कि आप मैला पानी खाड़ी में डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क का मैला पानी वहाँ के मिले जुले सीवर हैं जिनमें बारिश का पानी भी जाता है, हाँ, और मैला पानी भी जाता है, तो वो ढेर सा धन खर्च करके भी नहीं कर पाते। ये अजीब लग रहा है, ये देखिए तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जो है, कोई ग्लेशियर का टुकड़ा जो है, इस तरह से वो बहता चला जा रहा है। भयावह दृश्य है ये। कोई अब पानी कितना काला है मतलब यहाँ पे, हाँ, पूरे यमुना की जो खूबसूरती है। तो आपकी बात से मैं क्या हम ये समझे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब वापस की प्रक्रिया में तो नहीं लौट सकते हम लोग? अब इतनी आबादी है, 2 करोड़ के आसपास की आबादी है, और ये तो आगरा की भी समस्या है, मथुरा की भी समस्या है, और अहमदाबाद की भी होगी, या पटना की भी और लखनऊ की भी। तो क्या उससे वो क्या एक लगाने पड़ेंगे, या हम जो 10, 20, 30 लगाते हैं वो पर्याप्त नहीं है? देखिए, हम कितने मैला पानी साफ करने के कारखाने लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी सवाल अभी ये है कि जो कारखाने लगे हुए हैं वो काम कैसे करते हैं, और इनमें भीतर जाकर मैं नहीं गया, आप गए हैं? जी हाँ। अच्छा। तो इनमें भीतर जाकर यहाँ जो लोग काम करते हैं उसके लिए कोई बहुत पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए। अच्छा। आप साधारण जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए तो आपको समझ में आता है कि सरकारी योजनाएं बहुत उम्मीद से बनाई जाती हैं, उसमें अपेक्षा नहीं होती कहीं। खुद जो बनाते हैं शायद उनको अपेक्षा नहीं होती कि वो काम करेगी। वहाँ पर पहली बात, मैला पानी साफ करने के कारखानों में बहुत सारी बिजली लगती है। आपको बड़े बड़े मोटर चाहिए जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह धकाएं, फिर ढेर बड़े बड़े पंखे चाहिए जो उसमें ऑक्सीजन मिला पाए। अब इतनी बिजली, हमारे यहाँ बिजली की वैसे ही किल्लत रहती है, जितनी बिजली की आवश्यकता है वो हम नहीं पैदा कर पाते। उसके बाद आप और मैला पानी साफ करने के कारखाने लगाएंगे तो उनकी बिजली कहाँ से आएगी? ये रही एक बात। दूसरी, मान लीजिए केंद्र सरकार अपनी भलमनसाहत में बहुत सारे कारखाने लगा देती है, जितने जरूरत है उतने सारे लगा देती है, उन्हें चलाएगा कौन? क्योंकि कोई मैला पानी साफ करने का कारखाना केंद्र सरकार के पास चलाने का तरीका नहीं है। ये कारखाने चलते हैं नगर पालिकाओं के द्वारा, और नगर पालिकाओं की हालत हमारे देश में कुछ एक दो, मुंबई की नगर पालिका बहुत अमीर है, वो सब छोड़ दें तो हमारे यहाँ नगर पालिकाएं कंगली हैं, और उस कंगाली की हालत में उनकी प्राथमिकता होती है कि लोगों को पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। तो सबका ध्यान इस पे रहता है कि कैसे पानी की लोगों की पानी की जरूरत पूरी की जाए। जो कुछ साधन होते हैं नगर पालिकाओं में वो पानी की आपूर्ति में खर्च हो जाते हैं। पर जमाने से, अब तो 20 साल में दिल्ली में अखबार में पढ़ते हुए और खुद भी करते लिखते हुए हो गया कि हम ये करेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर कभी भी एक उदाहरण नहीं मिला कि हमने इतना हिस्सा करके दिखाया है। पर आप बताइए कि क्या हम इस स्थिति को वापस कर सकते हैं? क्या इस नदी को उतनी क्षमता है? मतलब एक क्षमता की बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक क्षमता की बात कर रहा हूँ, दूसरी क्षमता की क्या इतने सारे स्टाफ हो सकते हैं? जब मैं 5-6 साल पहले ये मथुरा में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो सब कई जापान की सहयोग से जो लगाए गए थे, तो जब गया था, अभी याद आया मुझे, तो उसमें कोई कहीं कर्मचारी नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं है, आप ठीक कह रहे थे।
लेकिन क्या हम इसे अब वापस कर सकते हैं? अब यहाँ देखिए 20 मिनट खड़ा होने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जल गया, लेकिन यहाँ पर इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो शायद भारतीय राज्य व्यवस्था में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। वो मर जाए, जल जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई चेक भी नहीं करता होगा उसका। देखिए, ये अभी जो आप और मैं महसूस कर रहे हैं, जो जलन हमारी नाक में आ रही है, ये एक बहुत छोटा सा संकेत है उसका जो कई लाख सफाई कर्मचारी रोज सहन करते हैं, जो मैले पानी की नालियों में गोता लगाते हैं उन्हें खोलने के लिए, क्योंकि हमारी नालियां बहुत रुकती हैं। नालियां दुनिया भर में रुकती हैं, लेकिन हमारी नालियां बहुत ज्यादा रुकती हैं क्योंकि उनकी देखरेख नहीं हो पाती। तो उनको जो खोलने घुसते हैं, धीरे धीरे उनकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, और उसका एक बड़ा खतरा ये होता है कि वो जब नाली जहां अटकी हो वहां पहुंचते हैं तो वहां आमतौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड भी इकट्ठा होता है। वो हमारी नाक सड़े अंडे की गंध एकदम समझ जाती है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो गोता लगाते हैं मैले पानी में, उनकी नाक, उनकी सूंघने की क्षमता एकदम खत्म हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि इसीलिए इतने लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं लगता कि कब वो जहरीली गैस उनके अंदर घुसती है। और मतलब अच्छी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, बहुत जल्दी मार देती है, लेकिन ख़राब चीज़ ये है कि वो इतना तड़पाती है, उस थोड़ी सी देर में आदमी जिस वेदना से गुजरता है उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी किसी ने ये बात नहीं बताई, हम तो यही सोचते थे कि वो गया और जहरीली गैस से के कारण वो मर गया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस थोड़े से समय में इतना ये गैस तड़पा देती है आदमी को कि कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या कभी हम वापस नदी को हासिल कर सकते हैं क्या? देखिए, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से काम करती हैं, लेकिन अभी जो कुछ दिखता है उसमें अगर हम अपना अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, जो हमारे पास प्रमाण हैं उनके हिसाब से, तो ये लगभग असंभव है जी। चाहे आप एनजीटी ऑर्डर देते रहे या सुप्रीम कोर्ट पूछते रहे कि कोई यमुना एक्शन प्लान बना दीजिए, गंगा एक्शन प्लान बना दीजिए, इन सब से भी होने वाला नहीं है। देखिए, 1986 में शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान, आज 30 साल हो चुके हैं। इस बीच में कई दलों की सरकारें आके जा चुकी हैं, कई बहुत ऊंचे बड़े नेता जल संसाधन के मंत्री रह चुके हैं, उनके मंत्रालय चल गए, उनके वो जहाँ से चुनाव लड़कर आए थे उस क्षेत्र में भी शायद कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने, लेकिन नदियों की हालत तो आप देख सकते हैं। इसके लिए ये आपका कैमरा वो बता सकता है जो मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। बस सोपान, हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि सही में मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ये तो इसको क्या बोला जाए, अब इसमें इस नदी में किसी की क्या आस्था हो सकती है और क्या धार्मिकता बची हो सकती है, लेकिन फिर भी आम लोगों ने तो बर्बाद नहीं किया। बर्बाद तो इसे साधन वालों लोगों ने किया है। आम लोग तो यहाँ अपनी ज़िंदगी बरत रहे हैं, वो नाव चला रहा है जैसे वहाँ पे। पर फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि इस नदी के बहाने क्या आप दिल्ली की नदी व्यवस्था के बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं क्या, कि क्यों इन नदियों की हालत हुई है और क्या यहाँ पर नदियों की स्थिति रही है? यमुना का, हाँ, हमें यमुना की बात करने के पहले एक बार दिल्ली की बात करनी चाहिए। हाँ जी। आप पाएंगे हाँ, कम से कम 7 बड़े किलों का प्रमाण तो हमारे सामने है। हाँ बिल्कुल, अभी भी दिखता दिल्ली है। हाँ। कम से कम 7 बड़े शहर तो यहाँ बसाए ही गए थे। पुराना किला उसके पहले भी था। ठीक है। तो 1000-1500 साल तो लोगों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया है। उसका कुछ कारण है। दिल्ली किसी भी राज करने वाले के लिए एक समय एक सुरक्षित ठिकाना था, क्योंकि उसके एक तरफ अरावली है और दूसरी तरफ यमुना है। तो दिल्ली पर चढ़ाई या तो दक्षिण से हो सकती थी या उत्तर से, और उत्तर का भी एक बहुत छोटा सा इलाका है। आप जो रिज के बगल से जो इलाका निकलता है वहां पर अगर आप अपनी नजर रखें तो दिल्ली बहुत सुरक्षित इलाका था। और फिर भी दिल्ली में राज करने वाले कितनी बार हारे, हर तरह के राजा हारे। इससे राज के बारे में हमें एक संकेत मिलता है
लेकिन दिल्ली तक यमुना पश्चिम की तरफ बहती हुई आती है और दिल्ली से दक्षिण और फिर पूरब की तरफ नदी घूम जाती है। आप अच्छा। देखेंगे यहां से इधर घूमना शुरू करती है। इसका कारण अरावली है। अरावली के मुहाने से नदी पूरब की तरफ घूमती है। तो अरावली से लगभग 13-14 नदियां गंगा में बहती थी, छोटी नदियां, जिनमें बरसात का पानी लगातार यमुना में आता था। और बरसात के मौसम में जब नदी फूलती थी तो नदी का पानी जाकर इन नदियों के रास्ते इलाके में फैल जाता था सारे दिल्ली के। और आप दिल्ली का बहुत पानीदार इतिहास रहा है, उसमें न जाने कितने कुएं, बावड़ियां, तालाब, ये सब इसीलिए बनते थे क्योंकि सहायक नदियों का और यमुना का एक बहुत सुंदर लेन देन था। जब पानी यहाँ ज्यादा होता था तो वो पानी वहां धका दिया जाता था, और जब यमुना का पानी गर्मी में एकदम नीचे आ जाता था तो सहायक नदियों का पानी, अरावली से आने वाली नदियों का पानी धीरे धीरे रिसकर यमुना को बहुत तंगी के समय में भी समृद्ध नदी बनाकर रखता था। आज वो सारी छोटी नदियां हमने नाले बना दिए हैं, उनके नाम तक हमको नदियों के ठीक से पता नहीं है। कुछ जगह उनका नाम नाले में पड़ गया है। कुशक एक नाला था। अच्छा। पुराना दिल्ली का आप पुराने कागज पत्तर दिल्ली के निकाल कर देखेंगे तो आपको ये कई चीजें पता लगती हैं। अब वो हमने वो सारी जो छोटी नदियां थी आज वो मैला पानी लाने के रास्ते बन गए हैं। मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है दिल्ली की नदियों के पुराने नाम जानने की। आपने कुशक कहा जी, कुशक भी एक नदी का नाम है। आज कुशक रोड है जहां पर हाँ, मंत्री वगैरह रहते हैं नई दिल्ली में, सांसद रहते हैं। जी जी, तो वहाँ पर नदी हुआ करती थी। जी जी जी, मेरे ख्याल से कभी यशवंत सिन्हा वहाँ रहा करते थे। बिल्कुल। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर राज करने वाले न जाने कितने बहुत ताकतवर भी बने और मिटे भी। तो हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि यमुना का एक भाई है और उसका नाम है यमराज। आज हम यहाँ पर जमदूतिया के 7 दिन बाद बात कर रहे हैं। मैं जब छोटा था, हमारी दादी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, तो भाई दूज के दिन मेरी बहन और मुझे वो खींचकर यहाँ तक लाती थी और भाई दूज के दिन हमको यमुना में डुबकी लगानी होती थी। क्योंकि भाई दूज का हमारे यहाँ त्योहारों के कई तरह से महात्म्य बताए जाते हैं। उसका एक ये है कि उस दिन यमराज यमुना से मिलने आता है। यहाँ पर न जाने कितने ताकतवर लोगों ने अपने कितने ताकतवर साम्राज्य बनाए और आज उनके कुछ अवशेष मिलते हैं जो हम पर्यटन के नाते देखने जाते हैं। राज करने वालों को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिस सत्ता को हम मानते हैं उससे बहुत बड़ी कई सत्ताएं हैं। यमुना का भाई यमराज है और यमुना हमें कब क्या सबक सिखाएगी ये सही मायने में हम कह नहीं सकते। अंदाज़ा भी नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। इस झाग के बहाने दिल्ली के जो कालिंदी कुंज बराज है, सोपान जोशी के साथ यहाँ आए, नदियों के भीतर घुलने वाले रसायन पर बात करते चले गए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात करते गए, दिल्ली की नदी व्यवस्था के बारे में बात करते चले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सोपान, हम ब्रेक से लौट आए हैं और आप उस नाव को आप देख रहे हैं कि उसे लेकर मुझे लगता है कि वो कुछ धार्मिक प्रयोजन के बाद की चीज़ें नदी में विसर्जित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसे समय में लगता है जब नदियां सिर्फ समाचारों की हेडलाइन में साल में 2-4 दिन के लिए ही उपस्थित हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि 150 लोग हैं जो नदियों के किनारे भी आते हैं। तो कितना कुछ बदला इसके बहाने, अगर आप कुछ और बता सकें तो। वो कहने के पहले मैं इस दृश्य के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये हमारे पढ़े लिखे सत्ताधारी समाज का एक लहजा बन गया है कि कोई अगर पूजा की थोड़ी सामग्री
नदी में डाल रहा है, तो उसको नदी के प्रदूषण का एक तरह से चिन्ह बना दें। बड़ा चिन्ह, मतलब अगर देखें तो नाले से ज्यादा बड़ा चिन्ह भी हम लोग बनाते हैं जी। तो वो जिस पानी में नाव अभी तैर रही है, उस पानी में राष्ट्रपति भवन, रेस कोर्स रोड, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, इन सब का मैला पानी आता है। ये मैला पानी गुड़गांव का भी है, जो हमारी तरक्की का सबसे बड़ा संकेत है। जो हमें नहीं दिखता उसको हम इतनी जल्दी भुला सकते हैं, क्योंकि साधनवान लोगों को चीजें छुपाना आसान होता है। साधारण लोगों के लिए चीजें छुपाना उतना आसान नहीं होता। तो इसलिए वो दिख गया हमारे कैमरे के वो हमें दिख गया, लेकिन जो ऊपर से जो ताकत धनवान लोगों का मैला पानी यहाँ आ रहा है। मैं भी सीख गया आपसे। मैं सतर्क रहूंगा, इस बात को ध्यान में रखूंगा कि बड़े बड़े लोगों का, फैक्ट्रियों का और तमाम दफ्तरों का, पर सुपान कई लोग आजकल जब इस तरह की बात कीजिए तो कहेंगे आप कोई कम्युनिस्ट आदमी हैं। अब बताइए, डेवलपमेंट नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, तो ये सब तो होगा, थोड़ा तो ये झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी हम बिस्लरी से पानी पी रहे हैं, ज़रूरत क्या है? मतलब अगर नदी की ये हालत रखकर आपका काम चलता है तो आप रखिए, उसमें नदी ने कोई आपत्ति नहीं की है। यमुना ने या यमराज ने आज तक कोई नोटिस सरकार को नहीं भेजा है। क्या विकास मत कीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि अजीर्ण एक शब्द होता है, अगर आपने सारा विकास इसी पीढ़ी में कर लिया और अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो वो अगली पीढ़ी आपको कैसे देखेगी, ये थोड़ी हमें कल्पना करनी चाहिए। मैं आपसे पहले कह रहा था, मेरी दादी हम लोगों को यहाँ पर यमुना में डुबकी लगाने के लिए लाती थी, तो नदी को देखने की आदत पड़ गई थी। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ बड़ा रंगारंग, यमुना के किनारे, और उस समय एक केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी आई थी कि यमुना के प्रदूषण की बात तभी होती है जब कोई हिंदू त्योहार हो। मुझे उस समय बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में बड़ा हुआ हूँ। पंच महाभूत की बात हिंदू संस्कार में है, दूसरे संस्कार में है नहीं है ये मुझे नहीं पता। अगर आप पंच महाभूत की बात करते हैं तो फिर ये क्या है? ये कहाँ का भूत है? ये विकास का भूत है। और पंच महाभूत क्या हुआ, वो भी बताइए। पंच महाभूत जो है वो हम सभी जानते हैं, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। लेकिन ये हमको क्या सारा का सारा विकास हम ही कर लेंगे? मेरे देखते देखते मैं मतलब आज से कोई 30 साल पहले हम लोग मजे में यहाँ पर गोता लगाते थे, नहाते थे। हम लोग डुबकी लगा चुके हैं यमदूतिया के समय, ब्रज में, वृंदावन के पास। आप अब यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अब अगर ये विकास है तो मजे में कीजिए, फिर आपको कह देना चाहिए कि हमें यही विकास लगता है। दिक्कत यह है कि इसमें एक तरह का दोगलापन है। कुछ अच्छे अच्छे चाशनी वाले शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये ढकने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। उसमें फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना, ऐसी कई चीजें आ जाती हैं, और उसको कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो मूल मिट्टी, पानी और हमारे शरीर का संबंध है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो यमुना के किनारे हम कार्यक्रम कर लेते हैं, है ना, आरती कर लेते हैं। अभी कितना भव्य कार्यक्रम हुआ, कितना विवाद हुआ इसी साल के शुरुआती हिस्से में, है ना, कि यमुना का किनारा नहीं हमने डिस्टर्ब किया, ये नदी की तो ये हालत है। आप देखिए ये झाग, और अब कल्पना कीजिए इतने विज्ञापनों में जो शैम्पू और साबुन और झाग वाला डिटर्जेंट, जितने आप विज्ञापन देखते हैं, एक बार आंख बंद करके उनका स्मरण कर लीजिए ये देखते हुए, क्योंकि ये झाग में उन विज्ञापनों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैंने पहले कहा कि ये सबसे महंगी नदी है, नदी का सबसे महंगा हिस्सा है हमारे देश में। 1400 करोड़ अगर इस पे खर्च हुआ होगा, जो भी 1200 करोड़
वो आंकड़ा आप कैसे नापते हैं उसकी बात है, लेकिन जिन पदार्थों से ये हो रहा है उनके तो विज्ञापन का बजट उससे ज्यादा होगा। कितने साबुनों का, कितने शैम्पू का, कितने डिटर्जेंट का, करोड़ों का कितना उनका बजट होगा जो इसको करने में खर्च होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोपान नदी और उसकी व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए। तो तय कीजिए, जो बातें अखबारों में आप पढ़ते हैं नदी के बारे में, आप उससे आश्वस्त होते हैं। दरअसल हकीकत ये है कि हमारा आपका नदी से अब कोई रिश्ता रहा नहीं। हम इसी नदी से लाखों लोग रोज़ गुजर रहे हैं, यहीं मेट्रो से गुजर रहे हैं, वहाँ कार है, उसके पीछे एक और DND फ्लाईवे है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें मान लेना चाहिए कि औपचारिक रूप से नदियों से हमारा हर तरह का संबंध जो है वो समाप्त हो चुका है और अब नदियाँ समाप्त हो रही हैं। तो बाकी जो आप पढ़ेंगे इसके बारे में वो हेडलाइन होगी, लेकिन इसके बदलने की कोई बात नहीं होगी। नदी के किनारे के बाद अब बात नोटों के बारे में। सरकार ने 500,000 के नोटों पर बैन लगाए हैं। इस वजह से बैंकों के बाहर नोट बदलने के लिए भीड़ काफी है और तीसरा चौथा दिन गुजरने के साथ साथ लोगों का धीरज अब जवाब भी दे रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई जगह ATM में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मजदूर और किसानों को काफी परेशानी हो रही है। शहरों में उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें खाने तक की दिक्कत आ रही है। उन्हें बैंक से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और सब अपनी मजदूरी छोड़कर अपना जो भी पैसा जमा पूंजी लेकर बैंकों में लाइन में लगे हैं। उनके पास खुदरा पैसा अब जो भी था वो भी नहीं बचा है। वो क्या करें समझ नहीं आ रहा। लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है अलग अलग शहरों में। जैसे दिल्ली के चांदनी चौक में बाजार में सन्नाटा है, ज्यादातर दुकानें बंद हैं, बिजनेस लगभग ठप है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई के बाजारों का भी यही हाल है। शादियों के मौसम में इस पाबंदी की वजह से वो लोग मायूस हैं जिन्होंने पहले कैश निकाल लिया था और अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से पेमेंट करें। बारात दरवाजे पर है, उसे छोड़कर बैंक में 4-4 हजार के लिए लाइन लगें या शादी का इंतजाम करें। शुक्रवार को जो फिल्में रिलीज हुई उनके बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट की अभी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर खाली पड़े मिले। हालत यह है कि मुंबई के एक होटल में लड़ाई हो गई, मैनेजर, कैशियर, 4 वेटर गिरफ्तार हुए हैं। इन खबरों के अलावा अच्छी बात यह है कि ब्लैक मनी वाले परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार बार बार इनके पीछे भी पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नोट को फाड़कर नदी में बहाने की खबर आई है। किसने ऐसा किया यह पता नहीं चल पा रहा है, जांच हो रही है। इनकम टैक्स विभाग लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रहा है। ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने की यह बड़ी कोशिश लग रही है, लेकिन जो लोग ट्रेन का टिकट लाखों में खरीदकर पैसा बाद में कैंसिल कराकर बचाना चाहते थे, ब्लैक को व्हाइट करना चाहते थे, उनके लिए लगातार रेलवे नए नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। अगर 10,000 से ऊपर का टिकट आपने लिया है, कैंसिल कराया, तो सीधा आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। बैंक खुले हैं और कई ATM में पैसा भी पहुंचा, लेकिन फिर भी कई जगह लोग परेशान होते रहे। ATM खाली हो गए तो बैंक के लिए भी इतनी लंबी कतार में सबको सेवा देना मुश्किल रहा। रिजर्व बैंक ने दावा किया कि कैश की कोई कमी नहीं, फिर भी जिन्हें कैश नहीं मिला उन्होंने नाराजगी जता दी। सुबह से खड़े हैं, अभी तो क्या करें, घर काम छोड़ के सब इधर खड़े, 9 बजे से खड़े अभी, और कुछ है नहीं मेरे पास। जमा करना भी है और निकालना है, कारण है कि बाजार में पैसा चलता है, हम लोग के बड़ी अभाव हो है, इसी लेकर के मैंने ठेला ठेली मारा पीटी हो रहा है। कैश बंद हो गया तो पता चल गया ना, तो इधर गार्ड रहता है ना, वो गार्ड ने बताया कि अभी नहीं चलेगा, कैश खत्म हो गया। ATM बंद है, वो हमें बताया गया था कि आज सुबह से ATM खुल जाएगा, बट अभी तक खुला नहीं है। जो बैंक से पहले दिन नोट बदल पाए उनमें कुछ इसलिए परेशान हैं कि अब 2,000 रुपए के खुले नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम ये है सर कि चेंज नहीं दे रहे हैं लोग बाग। दूध वाले के पास जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दूध नहीं है, पैसे खुले नहीं है हमारे पास। सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं खुले पैसे नहीं है हमारे पास। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है, रोटी खाने को पैसे नहीं हो रहे। कल चेंज भी लिए तो 2,000 रुपए के नोट मिलने, अब वो भी हाँ है 2,000 रुपए, मगर इससे खुले कोई देने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने फैसले के पक्ष में अपनी बातें रखी और विपक्ष पर बरसे। कालाबाजारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं,
या उनके हौसले पस्त करना चाहते हैं। इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग के स्टेट बैंक के ब्रांच पहुंचे। राहुल लाइन में लगे और सरकार को नसीहत दी। इनको कठिनाई हो रही है, यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने देश के कई हिस्सों में नोट बदलने और हवाला कारोबार के शक में छापे मारे। देश के सबसे बड़े सराफा बाजार में खामोशी पसरी हुई है। कहीं इनकम टैक्स के छापे के डर से तो कहीं कैश न होने की वजह से बाजार बंद है। इस बंदी से वो परेशान है जिनके घर पर शादी है और वो गहने नहीं खरीद पा रहे। ऊंचा माजनी देश का सबसे बड़ा सराफा बाजार है, वो बंद पड़ा है। और ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये असल में ये कहा जाए कि जो दुकानें होती हैं, इन पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। अब क्योंकि दुकानें बंद हैं, ये आए तो हैं, अपनी ड्यूटी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दुकानें बंद हैं तो इसलिए इनके पास भी कुछ काम नहीं है। बैठे हुए हैं कि जब दुकान खुलेगी तो काम कर लेंगे, अगर नहीं खुली तो पूरा दिन ऐसे ही दुकानों के बाहर बैठकर ये बिता देंगे। दुकान इसलिए भी नहीं खुल रही है क्योंकि व्यापारी को ये लगता है कि वो दुकान खोलेंगे और इनकम टैक्स वाले जो हैं उनकी दुकान में आकर छापा मार देंगे। नोटों की परेशानी की वजह से मुंबई की रफ्तार भी कम हुई। सड़कों पर भीड़ कम और खुदरा बाजार में रौनक। अहमदाबाद में सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की पर इक्के दुक्के लोग ही खड़े दिखे। वहीं सरकार के फैसले से कालाधन वाले परेशान दिखे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नदी में नोट बहते दिखे। आखिर ऐसा किसने किया, इसकी जांच हो रही है, लेकिन नोटों को फाड़ कर फेंका गया, इसलिए उसे निकालने वाले भी मायूस हो गए। सरकार के नोटबंदी के फैसले का स्वागत भी हुआ, सियासत भी हुई और समस्या होने पर लोगों की शिकायत भी। उम्मीद करनी चाहिए कि बैंक और एटीएम में ज्यादा पैसे पहुंचे ताकि जो परेशान है उनकी मुश्किलें कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।